अच्छा जी। ऐसे का जो प्रोसेस है, ऐसे राइटिंग, वो स्टार्ट होता है फ्रॉम सिलेक्टिंग, वो स्टार्ट होता है विद टॉपिक सिलेक्शन। उसका नंबर वन की टॉपिक सिलेक्ट हमने करने हैं, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस प्रोसेस में है वो टॉपिक सिलेक्शन है। उसके बाद इसमें आता है हाउ आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग। कि ब्रेन स्टॉर्मिंग आप हम करते हैं, जो टॉपिक हमने सिलेक्ट किया है उसके ऊपर हमने वर्किंग करनी है, ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है, जो उस टॉपिक को जो हम समझे उसके बारे में हमने कंटेंट जनरेट करना है। जैसा उसका होता है, आप उस कंटेंट के बेसिस पे आउटलाइन बनाते हैं, एक प्रेजेंटेबल आउटलाइन आपने बनानी है उस टॉपिक के ऊपर। चौथा, फिर आप उसके बाद आते हैं उस आउटलाइन के बेस पे हमने इंट्रोडक्शन लिखना है। पांचवा फिर हमारा आता है इंट्रोडक्शन के बाद बॉडी आता है ऐसे, एंड द सिक्स पार्ट इज कंक्लूजन। तो ये पूरा इस प्रोसेस से हमने गुजारना है अपने ऐसे को। आपके पास देयर इज नो वे अदर, देयर इज नो अदर वे अराउंड कि आपको, आप उनको स्किप करके कुछ नहीं कर सकते। ये दीज आर इंटीग्रल पार्ट्स, मतलब ये सारा मिला के आप कैसे बनता है। तो जो सबसे पहली चीज़ है टॉपिक सिलेक्शन, उसको हम देखते हैं। बट उससे पहले, क्योंकि दिस इज आवर वेरी फर्स्ट लेक्चर, तो हम जरा देखते हैं कि ऐसे इटसेल्फ क्या है, क्या इसके रिक्वायरमेंट्स है, क्या है क्या। ऐसे अगर इसके हम फॉर्मल डेफिनेशन को देखना चाहें तो इट इज एन essay is the focus piece of writing that develops an argument or narrative based on evidence, analysis and interpretation। यानी एक इन्फॉर्म ओपिनियन बनाना है, देना है। तो ऐसे के अंदर क्या होता है, ये फोकस पीस होता है, किसी एक चीज के बारे में होता है। इट्स नॉट रिसर्च पेपर कि आप डिफरेंट एस्पेक्ट्स, डिफरेंट एरियाज में डेटा जमा करके, आप ये नहीं। आप एक एस्पेक्ट, किसी एक टॉपिक के एस्पेक्ट के ऊपर हमने बात करनी होती है। ऐसा नहीं होता कि वो अगर एक टॉपिक है तो उसको फिर हमने बिल्कुल उसको बड़ा वेगली उसको डिस्कस करना है, ऐसा नहीं होता। हर टॉपिक के अंदर कोई ना कोई एक चीज होती है जिसको आपने छेड़ना है, जिसके ऊपर हमें बात करनी है। वो हम अभी देखेंगे क्या है। तो इसीलिए ये फोकस पीस ऑफ राइटिंग हो जाता है। और इसका काम क्या होता है, इस फोकस पीस के अंदर हमने वी हैव टू डेवलप आर्ग्यूमेंट्स और नैरेटिव्स बेस्ड ऑन एविडेंस। हमारे पास जो एविडेंस है, हमारे पास जो हमारे एनालिसिस है, हमारे जो इंटरप्रिटेशन है। तो इन शॉर्ट ये क्या हो गया, एक ऐसा फोकस पीस ऑफ राइटिंग हमने लिखना है जो, जिसका पर्पस होगा टू डेवलप सम आर्गुमेंट और टू डेवलप सम नैरेटिव और टू डेवलप सम स्टांस। पर्पस ये है, एक स्टांस हमने बिल्ड करना है, एक नैरेटिव बिल्ड करना है, आर्गुमेंट्स बिल्ड करने हैं एक पर्टिकुलर चीज के बारे में, विद द हेल्प ऑफ आवर एविडेंस, with the help of our analysis, with the help of our interpretations। तो एक informed opinion देना होता है। ऐसे का बेसिक डेफिनेशन ये है, a form of writing which persuades or informs a reader about a particular topic। यहाँ पे एस भी रखना चाहिए, खैर। ऐसे कि जनरली आप देखेंगे तो लोग भी कहेंगे, आप खुद भी सर्च करेंगे, पढ़ेंगे तो आपको बहुत वैरायटी मिलेगी इन व्हेन इट कम्स टू द टाइप्स ऑफ एसेस। उसमें आप, इट स्टार्ट्स विद द फिलोसॉफिकल एसेस या प्रोवर्बियल एसेस, नैरेटिव एसेस, डिस्क्रिप्टिव एसेस, आपके उसके अलावा एक्सपोजिटरी एसेस, इशू बेस्ड एसेस, आर्गुमेंटेटिव एसेस एंड सो ऑन सो फोर्थ। लंबी लिस्ट। बट अगर जनरली आप अगर डिवीजन करें एसेस, या जनरली आप टाइप्स ऑफ एसेस को अगर देखना चाहें तो उसमें मैंने जो अभी तक देखा है उसको आप इस तरह डिवाइड कर सकते हैं कि वन काइंड ऑफ एसेस आर आर्गुमेंटेटिव एसेस एंड द अदर काइंड ऑफ एसेस आर डिस्क्रिप्टिव एसेस। दीज आर टू मेन टाइप्स ऑफ एसेस। और हर ऐसे जो 10 एसेस के टॉपिक्स आपके एग्जाम में आते हैं वो इन वन वे और अनदर सी इन्हीं फॉर्म्स नीचे कहीं आता है। थोड़ा सा डिफरेंस होगा बट जनरली ये तो होता है। इफ इट इज एन आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे, आर्ग्यू करना है आप किसी चीज के बारे में, तो आपका पर्पस है कि आपने परसुएट करना है, सिंपल। अगर कोई आर्गुमेंटेटिव ऐसे तो उसका मतलब आपने एक साइड लेनी है, उस साइड के बारे में रीडर को परसुएट करना है। और इफ इट इज एन डिस्क्रिप्टिव ऐसे, जिसके अंदर आप इशू बेस्ड ऐसे भी लेके आ सकते हैं, उसके अंदर इवन एक्सपोजिटरी ऐसे उसी की एक टाइप है। उस उनमें पर्पस है कि हमने इन्फॉर्म करना है रीडर को। हमने ये नहीं कहना है कि हम ये जो बात कह रहे हैं वो क्यों ठीक है, उसकी क्या रीजन, ये नहीं। आपने
ऑन द अदर साइड या ऑन द कॉन्ट्री, आपने यू हैव टू इन्फॉर्म द रीडर अबाउट समथिंग। लेट्स से ये लैपटॉप है या ये एक वो है पेन है, तो उसके बारे में किसी को बताना, इन्फॉर्म। अब हम ये नहीं बता रहे कि ये पेन अच्छा है या ये पेन अच्छा है, दैट इज कॉल्ड, या देयर वुड बी एन आर्गुमेंटेटिव काइंड ऑफ ऐसे। आर्गुमेंटेटिव ऐसे इट्स काइंड भी नहीं। एक लैपटॉप है डेल का, एक दूसरा लैपटॉप है एप्पल का। मैं बता रहा हूँ आपको एप्पल लैपटॉप के मैकबुक के बारे में, तो मैं उसको डिफाइन करूंगा आपको, इसमें क्या इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके क्या फंक्शंस हैं, इसके क्या, उसकी प्राइस क्या है, जो सारी जो चीज़ें जो सेल पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको बताएं स्पेशली, वो होगा इंफॉर्मेटिव ऐसे, डिस्क्राइब करना। ऑन द अदर हैंड मुझे आप कहते हैं कि आप हमें डेल और एप्पल के लैपटॉप के बारे में, इन दोनों में से बताएं कौन सा अच्छा है, आपको कौन सा पसंद है। मैं कहता हूँ मुझे डेल पसंद है, आप कहते नहीं मुझे एप्पल का पसंद है। देयर कम्स द आर्गुमेंट। मैं कहूँगा क्यों अच्छा है, इसकी ये खसूसियात ऐसी हैं जो उसमें नहीं है, इसकी ये अच्छाइयाँ हैं, इसकी प्राइस की ये वेरिएशन है। सो जनरली ऐसे दो टाइप के हुए होंगे, आपको कंफ्यूज नहीं होना। एक होगा जिसमें आपने परसुएड करना है, दूसरा आपने इन्फॉर्म करना है। So an essay is a methodological process, not just random compilation of facts and information. क्या मतलब ये है कि ऐसे कोई ये नहीं है कि आपके पास बहुत सा नॉलेज है, बहुत से फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, तो आप उनको डाल देंगे किसी एक उसमें ऐसे की फॉर्म में, तो वो कोई ऐसे अच्छा हो जाएगा, नहीं। इट्स मोर ऑफ मेथोडोलॉजिकल प्रोसेस की इसमें आपने चीज़ों को उस तरह से लिखना है कि जो रीडर है उसको आपकी बात कन्वे हो, आपको रिजल्ट निकालें। मेथोडोलॉजी में क्या होता है, जब व्हेन यू आर अप्लाइंग सम मेथड, तो आपको पता होता है कि उसका एंड रिजल्ट कुछ निकलना है, उस मेथड के बारे में आपको पता होता है। कोई मेथड आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि इस मेथड के थ्रू मैं अगर ये चीज़ करूंगा तो मुझे ये रिजल्ट आना है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट आपको पता होता है। तो यहाँ पर भी ये है कि आपको पता है कि एंड रिजल्ट आपका क्या है, इस टॉपिक के अंदर जो पूछी गई थी वो चीज़ या वो सवाल क्या है जिसका आपने आंसर करना है, वो आपके बिल्कुल हर वक्त जहन में आपके वो बैठा होगा, वो आपके सामने होगा हर वक्त। और जो भी आप पॉइंट डालेंगे, जो भी आप फैक्ट डालेंगे, इंफॉर्मेशन डालेंगे, आर्गुमेंट डालेंगे, वो इसी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से डालेंगे कि जो पॉइंट आप या जो रिजल्ट आप लेके आना चाह रहे थे उसको वो आर्गुमेंट करें, उसको वो कॉम्प्लीमेंट करें। ठीक। अब आ जाते हैं कि टॉपिक सिलेक्शन क्या है। देखिए टॉपिक सिलेक्शन मतलब ये है कि 10 ऐसे ऐसे टॉपिक हैं, कभी 8 भी आ जाते हैं, उनमें से आपने एक टॉपिक सिलेक्ट करना होता है, उस टॉपिक के ऊपर आप ऐसे लिखना। अब उन 10 टॉपिक के में से एक टॉपिक सिलेक्ट करना लगता आसान है, कितनी बड़ी आपके पास वो है चॉइस है कि 10 में से एक करना है, बट इतना आसान नहीं होता। स्पेशली जब आप उस आपको इस लिहाज से आप सोचते हैं कि यार इस टॉपिक को हमने वही चीज देनी है जो एग्जामिनर मांग रहा है। वो कितने इग्नोरेंस इज ब्लेसिंग। समटाइम्स ये हो जाता है कि हमें अगर किसी चीज का टॉपिक सिलेक्शन का या ऐसे की क्या रिक्वायरमेंट वो पता ना हो, तो हम जो भी करेंगे हमें लगे हम सही कर रहे हैं। जब आपको एक्चुअली पता चल जाता है कि करना क्या है, तो फिर आपको थोड़ा सा होता है कि यार मैंने ये रिक्वायरमेंट इसको मीट करना है। तो टॉपिक सिलेक्शन जब काम आपके सामने आता है, जब टॉपिक सिलेक्शन की बारी आती है, तो आपके सामने जब 10 टॉपिक आते हैं, तो ऑटोमेटिकली यू वुड बी हैविंग सम बायसनेसेस। बायसनेस में लेके हैं आपके कहें कि प्री इंक्लिनेशन, आप या इंक्लिनेशन प्री भी नहीं, मोर ऑफ कि आपकी कुछ इंक्लिनेशंस होंगी जो टॉपिक सिलेक्शन में असरअंदाज होंगी। उसमें से नंबर 1 क्या है, योर एकेडमिक बैकग्राउंड। आपका जो एकेडमिक बैकग्राउंड है दैट विल डेफिनेटली प्ले अ रोल इन चूजिंग और नॉट चूजिंग अ टॉपिक। वो इन्फ्लुएंस करेगा आपको। मेरा अगर मैनेजमेंट का बैकग्राउंड है, तो अगर कोई भी मैनेजमेंट रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड ऐसे आएगा, तो आई वुड नेचुरली बी इंक्लाइन टुवर्ड्स दैट टॉपिक, नंबर 1। नंबर 2, आपका इंटरेस्ट। इंटरेस्ट से मुराद है कि मैं एक डॉक्टर हूँ फॉर एग्जांपल, और मेरा इंटरेस्ट है मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ता रहता हूँ, हो सकता है पॉसिबल है। मैं इंजीनियर हूँ, मेरा इंटरेस्ट है मैं फिलोसफी के बारे में पढ़ता रहता हूँ, पॉसिबल है। मैं जनरल एक सिंपल मैंने वो किया हुआ है, वो
कोई नॉट वो नेचुरल साइंसेस के अलावा कुछ मैंने पढ़ा हुआ है, लेकिन मेरा साइंसेस के अंदर मेरा इंटरेस्ट है, हो सकता है। तो आपके इंटरेस्ट के मुताबिक अगर कोई टॉपिक आ जाता है तो उसमें आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। कि आपका इंटरेस्ट कंप्यूटर साइंस में था लेकिन आपका बैकग्राउंड नहीं था, अगर उस रिलेटेड कोई टॉपिक है एआई इस तरह का, तो आप उसमें यू वुड बी इंक्लाइन टुवर्ड्स दैट टॉपिक। दो हो गए। तीसरी चीज जो इन्फ्लुएंस करती है दैट इज कंफर्टेबिलिटी विद अ पर्टिकुलर जॉनरा ऑफ टॉपिक्स। जॉनरा ऑफ टॉपिक्स नीचे जो 5 आपको दिए गए हैं, ये जॉनरा है या टाइप्स के लिए इनको। इश्यू बेस्ड टॉपिक्स होते हैं, आर्गुमेंटेटिव टॉपिक्स, लिटरेरी टॉपिक्स या फिलोसॉफिकल टॉपिक्स होते हैं, डिस्क्रिप्टिव टॉपिक्स और एक्सपोजिटरी टॉपिक्स। दिस आर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉपिक्स। अब ये भी डिपेंड करता है कि अब अगर मैं प्रैक्टिस सेशंस के दौरान या मैं अपनी प्रिपरेशन के दौरान मैंने इश्यू बेस्ड टॉपिक ज्यादा किए हैं, एनर्जी क्राइसिस, वाटर क्राइसिस, टेररिज्म, सेक्टरिज्म, ग्लोबल वार्मिंग, और इस तरह की जो भी है, डेमोक्रेसी इश्यूज, सिक्योरिटी इश्यूज, इस तरह की जिस जो भी टॉपिक्स हैं, मैंने उस तरह के टॉपिक्स मैंने ज्यादा प्रैक्टिस किए हैं। तो अगर एग्जाम में इस तरह के इशू बेस्ड टॉपिक आएगा तो आई विल बी इंक्लाइंड टुवर्ड्स दैट टॉपिक। ये ह्यूमन नेचर है। इसी तरह डिस्क्रिप्टिव टॉपिक्स किसी ने ज्यादा किए हैं, तो उस तरह के डिस्क्रिप्टिव अगर सामने आ गया तो ही या शी वुड बी इंक्लाइंड टुवर्ड्स दैट टॉपिक। ये 3 चीजें वो हैं जो आपको इन्फ्लुएंस करती हैं, बट दीज आर नॉट द क्राइटेरिया टू सिलेक्ट अ टॉपिक। ये असल चीज समझने वाली है। हम अक्सर हमें जो हम परेशानी आ जाती है या हम कह लीजिए मार खाते हैं, वो इसी वजह से खाते हैं कि हमें लगता है कि हमारे बैकग्राउंड से रिलेटेड टॉपिक आए तो मैं कर लूँ, मुझसे ये हो जाएगा। हम स्टार्ट करते हैं विदाउट गोइंग इनटू डिटेल कि टॉपिक मांग क्या रहा है। लाइक वाइज इंटरेस्ट रिलेटेड टॉपिक आ गया, हम शुरू कर देते हैं एंड कंफर्टेबिलिटी। These are yes, these are kind are some of Kellen of factors that would definitely influence your selection of a topic. That will have influence on you, but these are never the criteria to select the topic. ये बिल्कुल नहीं है कि हम इनके बेसिस पे कहें कि हमें टॉपिक सिलेक्ट करना है। नहीं, टॉपिक सिलेक्शन के लिए कुछ और हमें देखना है। ये एग्जांपल्स हैं। इशू बेस्ड टॉपिक्स क्या हैं? आर्गुमेंटेटिव एसेस देख रहे हैं, इशू बेस्ड में डेमोक्रेसी, होप्स एंड हर्डल्स, ये सारे पास्ट पेपर्स के टॉपिक्स हैं। डायलेमा ऑफ वाटर एंड एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान। अच्छा, जो इशू बेस्ड टॉपिक्स होते हैं जनरली उसमें सजेशन देनी लाजमी होती है, क्योंकि इशू है, आपने इशू को डिफाइन किया है, उसके इम्पैक्ट्स बताएं, तो आप वे आउट भी आपसे एक्सपेक्टेड है। बाकी अगर कहीं किसी टॉपिक में बनता है तो ठीक है, अदरवाइज उसमें नॉट कंपल्सरी। आर्गुमेंटेटिव एसेस, कैन वुमेन बी इक्वल टू मेन इन पाकिस्तान? Religion has done more harm than help to human relations in the world. Universal human equality is utopian. ये एग्जाम्पल्स हैं। लिटरेचर के टॉपिक्स या फिलोसॉफिकल, इनको प्रोवर्बियल टॉपिक्स भी कहते हैं। Man is born free, but everywhere he is in chains. When life throws you lemon, make a lemonade. The pleasures of reading. Literature is a great cultural artifact. Descriptive topic. What are the hurdles in our way to becoming a truly independent state? Pro and cons of globalization. Simple आप डिस्क्राइब करना। अच्छा, ये बात तो हमने अभी देख ली कि 3 चीजें हैं। आपका एकेडमिक बैकग्राउंड है, आपका इंटरेस्ट हैं, और योर कंफर्टेबिलिटी विद पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऐसे, ये आप इन्फ्लुएंस करेंगे। लेकिन हमने अभी ये भी देखा कि इसके बेसिस पे हमें टॉपिक सिलेक्ट नहीं करना, नहीं इसके बेसिस पे डी सिलेक्ट करना। ये उधर होंगे, बिल्कुल इसका एक रोल होगा, बट देयर इज समथिंग एल्स जिसको बेसिस हमने जिसके बेसिस हमने टॉपिक सिलेक्ट करना। टॉपिक सिलेक्शन इज हाफ वे डन। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात इस पूरे लेक्चर की आप समझिए यही है, टॉपिक सिलेक्शन इज हाफ वे डन। ऑलवेज रिमेंबर, हाफ वे डन से मुराद क्या है कि देखिए, जब आप एक टॉपिक सिलेक्ट करते हैं, मैं आपको कहता हूँ लेट्स से साथ, मैं आपको कहता हूँ यार ये 4 टॉपिक है, आपके पास 3 टॉपिक्स हैं, इनमें से एक टॉपिक आप मुझे बताएं कि जिसमें आप ऐसे लिख सकते हैं। तो आप मुझे कहते हैं कि सर मैं लेट्स से यही मैं देखता हूँ, ये इन 3 टॉपिक्स में से मैं कहता हूँ कि आप कैन वुमेन बी इक्वल टू मैन इन पाकिस्तान, रिलीजन वाला एंड यूनिवर्सल ह्यूमन इक्वालिटी टॉपिक। तो आप कहते हैं कि सर मैं नंबर 2 करूँगा, रिलीजन हैज डन मोर हार्म देन हेल्प टू ह्यूमन रिलेशंस इन द वर्ल्ड। जब आप ये कहेंगे तो ऑटोमेटिकली मैंने क्या जज करना है, मैं ये समझूंगा कि अच्छा नंबर 1 आप ये टॉपिक समझ आ चुका है, ये टॉपिक एक्चुअली मांग क्या रहा है, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद आप
जो आपको समझ आई उसके बेसिस पे जो कंटेंट आपको देना है, जो मटेरियल आपको उसमें लिखना है, वो भी आपके ध्यान में आ गया। नंबर 3, आपने ये भी सोचा हुआ कि उसको मैं किस तरह डिवाइड करूंगा मैं इसको। अच्छा, पहले मैं इस पे बात करूंगा, फिर इस पे, फिर इस पे। ये 3-4 चीजें आप टॉपिक सिलेक्ट करते हुए ही करते हैं। ऑटोमेटिकली इट्स नेचुरल थिंग कि ऑटोमेटिकली आपसे ये होगा कि टॉपिक सिलेक्ट करते वक्त उसी वक्त आपके जहन में ये बातें चल रही होंगी साथ साथ। तो इसका मतलब क्या हुआ? टॉपिक सिलेक्ट करते हुए आपने टॉपिक सिलेक्शन इटसेल्फ कर रहे हैं। नंबर 2, आप ब्रेनस्टॉर्मिंग भी कर रहे हैं वहीं पे, कि आपके जहन में आप उसी वक्त पॉइंट्स के बारे में सोच रहे हैं। और नंबर 3, आप अपनी आउटलाइन भी तकरीबन वहां बना रहे हैं, आप जो डिवीजन कर रहे हैं इसको मैंने कैसे डिवाइड करूंगा। तो ऐसे राइटिंग के अंदर क्या स्टेप्स थे? नंबर 1, टॉपिक सिलेक्शन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, बॉडी कंक्लूजन। 6 स्टेप में से 3 स्टेप तो आप इधर ही कर रहे हैं। It seems like you are just selecting a topic, but actually, when you look deeper into it, you are doing more than that. You are brainstorming as well. At the same time, you are also making your rough outline at least in your mind while selecting the topic. So that means that you are doing the half of, or say 50% of the work right here while selecting the topic, which now means that selecting a good topic is like you have done half work good. कन्वर्सली, अनफॉर्चुनेटली, अगर आपने टॉपिक सिलेक्ट सही हमने नहीं किया, डेट मीन्स हमने आधा काम खराब कर दिया। सो डू नॉट रश, हमें जल्दबाजी नहीं करनी टॉपिक सिलेक्शन में। टेक योर टाइम, आराम से अपना टाइम लेना है। ऐसे कि लेंथ छोटी हो कोई मसला नहीं है, आर्गुमेंट्स थोड़े से कम हो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अगर वो समझ ही नहीं आया हमें, हम जो मांग रहा था वो हम दे ही नहीं पा रहे हैं, तो उसका फायदा नहीं है। अगर हम दे रहे हैं, आर्गुमेंट्स कम है, लेंथ कम है, कोई इशू नहीं है, यू हैव ग्रेटर चांसेस ऑफ पासिंग द एग्जाम। उसके कंपेयर टू, आपने ऐसे तो आपने कोई जाके 3,000 4,000 वर्ड्स कैसे लिखा, लेकिन जो मांग रहा है वो नहीं दे, उसका फायदा नहीं है। इफ यू आर एबल टू पिक वन, गुड, गो विद दैट। अगर आपको एक टॉपिक समझ आ रहा है कि ये टॉपिक आप कर सकते हैं, जो क्राइटेरिया अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, तो ठीक है। नहीं तो फिर आपने क्या करना है? इफ यू कैन नॉट सिलेक्ट वन, आपने करना ये, गो थ्रू ऑल द टॉपिक्स फर्स्ट, देन सर्कल द पोटेंशियल डूएबल टॉपिक्स। पहले आप ऊपर से लेकर नीचे तक 10 से 10 टॉपिक पढ़ें और उनमें से देखें कि जो हो रहा है आपको लग रहा है कि ये मेरे क्राइटेरिया में उतर रहा है, मुझे समझ आ रही है, ऑल गुड, गो विद इट, कंफ्यूज नहीं हो जाए। नहीं, अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा है, कंफ्यूज है 2-3 टॉपिक्स में से, तो उनको सर्कल करेंगे जो आप लग रहा है कि ये मैं कर सकता हूँ। नाउ सेकंड, गो थ्रू ऑल द इनसर्कल टॉपिक्स ओनली, जो आपने 3-4 जिनको सर्कल किया है कि ये, या टिक किया हुआ है कि ये मैं कर सकता हूँ, उनको आप पढ़ें एक एक करके। ज्यादा कंफ्यूज होने की इस तरह की बात नहीं कि आप बैठ के सर पकड़ के बैठ जाएं, आप जनरली जो क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे उसके बेसिस पे देखने हैं। एंड स्टार्ट विद एलिमिनेशन। ये नहीं कि सिलेक्ट करें आप उन 3 या 4 में से, देखें इनमें से कौन सा जिसके अंदर थोड़े से आपको कंफ्यूजन है, कौन सा है जिसमें आप यू आर नॉट 100% क्लियर, या जिसमें कहीं पे आप कंटेंट वाइज या कोई ऐसी चीज कमी पेश नजर आ रही है, उसको आप एलिमिनेट करते जाएं। फिर बाकी जो 3 बच गए उनको दोबारा पढ़ें, उन 3 में से देखें कौन सा है जिसको आप समझते हैं कि इसमें मजीद उसमें समझने की जरूरत है, या मजीद कोई इसमें वो है, ग्रे एरिया है। एलिमिनेट दैट वन। By doing this, you would automatically be left with the one topic that is the best suitable for you. However, this is not the ideal way to select a topic. This is more like a उसको आप कह सकते हैं कि सर्वाइवल टेक्निक rather than an ideal टेक्निक। आइडियली क्या होना चाहिए, आपको टॉपिक्स पढ़ के एक टॉपिक सिलेक्ट होना चाहिए। What pragmatic steps and rules to keep in mind while selecting the topic? ये असल सबसे इम्पोर्टेंट पूरी स्लाइड इम्पोर्टेंट ये है। सबसे पहले एक आपने देखना CNC रूल। एक रूल, ये कोई एकेडमिक रूल नहीं है कि आपने कहीं कोड करना है, इट्स मोर आपकी एक मेड अप रूल है, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि क्या जरूरत है। एक आपके पास 2 सिनारियोस हैं, मैं आपको एग्जांपल एक इस तरह बता रहा हूँ कि आपके पास यू हैव 2 सिनारियोस, ठीक है, बिफोर यू। इनमें से एक सिनारियो, यानी 2 सिनारियोस मतलब ये कि 2 टॉपिक्स हैं आपके पास। टॉपिक 1 जब आप पढ़ते हैं तो आप यू आर 95% क्लियर किया टॉपिक क्या कह रहा है, आप यू आर 95% ऑफ द टाइम यू आर क्लियर कि ये टॉपिक क्या मांग रहे हैं। एंड करस्पॉन्डिंगली यू हैव 100% कंटेंट, जितना आपको समझ आए उसमें देने के लिए यू हैव 100% कंटेंट मटेरियल आपके जहन में भी आ गया, आपको याद आ गया कि ये सारी चीजें मैं लिख सकता हूँ इसमें, मोर देन हो गया।
लेकिन 5% कहीं डाउट है, बिल्कुल छोटा सा कहीं डाउट है कि यार ये पता नहीं ऐसा है कि नहीं है। नंबर वन, पहला टॉपिक ये है। दूसरा टॉपिक ये है कि यू हैव 100% यू आर क्लियर अबाउट द टॉपिक, यार ये टॉपिक मान क्या रहे, यू आर एग्जैक्टली श्योर। बट व्हेन इट कम्स टू कंटेंट और मटेरियल, आपके पास कंटेंट कम है, 80% कंटेंट है, 90 80-70% कंटेंट है। ये दो टॉपिक्स हैं। बताएं मुझे आप, फजल बताएं कि, या उस्ताद बताएं, कोई भी आप में से बताएं कि विच टॉपिक वुड यू सिलेक्ट, टॉपिक ए और बी, क्विकली बट गिव योर रीजंस। हम्म। सर सर इशू बेस हो गया तो बेहतर रहेगा सर, क्योंकि इशू बेस कोई भी टॉपिक हो गया तो ये बेहतर रहेगा। जैसा डेमोक्रेसी है, हर्डल्स और ये हाँ, इनके नहीं नहीं वो तो सॉल्यूशन बात वे ठीक है फॉर। आप फजल, मैं तो वो डिफरेंट थोड़ी सी बात कर रहा हूँ ना। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपके पास दो टॉपिक हैं, इन ये सिनारियो में एक टॉपिक ऐसा है जिसमें आप 95% क्लियर हैं, कंटेंट का आपके बहुत ज्यादा है, लेकिन उसी तरह की दूसरा टॉपिक है जिसमें आप 100% क्लियर लेकिन कंटेंट कम है। कौन सा जी जी टॉपिक हमें सर। सिलेक्ट करना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। सर मटेरियल भी मेरे ख्याल में बहुत मैटर करता है ये इसे में ना। ओके, तो मटेरियल बेस्ड हो गया तो बेहतर रहेगा। ठीक है। और बाकी साथ आप क्या सही है, जानते थे। ठीक हो गया, मटेरियल आप भी कह रहे हैं यानी। जी जी सर। जी साहब, आर यू लिसनिंग? यस सर, आई विल गो विद बी, क्योंकि सर क्लैरिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लैरिटी रहेगी तो आई थिंक कि रेलिवेंसी रहेगी, रेलिवेंसी रहेगी तो मटेरियल खुद ब खुद बिल्डअप होता है। तो यू आर गोइंग विद द ए। बी सर, 100% क्लैरिटी। ओके, फेयर इनफ। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने ना। ये फजल आप भी इसको क्लियर करें, और साथ आपने बिल्कुल वही बात की है। क्लैरिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन मटेरियल, बट मटेरियल इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ये एक जुमला है बस। सही है सर। ठीक है क्लियरिटी सर। हमें हमें होना चाहिए। अगर एक ओके टॉपिक है जिसके ऊपर हम क्लियर हैं लेकिन कंटेंट हमारे पास कम है, तो इश्यू नहीं है। एवरीवन इज इक्वल या एवरीबडी इज सही है। इक्वल, somebody is more equal, वो वाली बात है। कंटेंट एंड क्लैरिटी बोथ आर इंपॉर्टेंट, बट क्लैरिटी प्रोसीड्स मटेरियल या कंटेंट। क्यों? सिंपल सी बात है ना। देखें, मैं एक ऐसे का टॉपिक लिखने बैठा हूँ जिसमें मुझे ये क्लियर नहीं है कि ये टॉपिक मुझसे मांग क्या है, लेकिन मेरे पास जो भी कंटेंट उसके रिलेटेड जितने मेरी समझ में आ गया मैं डालता जा रहा हूँ। मैं जाके 15-20 पेजेस का ऐसे लिख रहा हूँ, तो उसका फायदा ही नहीं है ना, क्योंकि जो चीज़ मुझसे मांगी गई है वो मैं दे नहीं रहा हूँ, ना वो मुझे समझ आई है, पहली बात तो। और दूसरी तरफ एक चीज जिसमें मैं क्लियर हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउट है कि यार इसका मतलब ये होगा या नहीं होगा, लेकिन मेरे पास कंटेंट बेशुमार है, फायदा नहीं है क्या? फायदा सिर्फ उस टॉपिक को सिलेक्ट करने में है जिसमें हम 110% क्लियर हैं कि यार टॉपिक मांग क्या रहा है, हमने क्या देना है इस टॉपिक में। लग तो आसान रहा है, क्या वही बात मांग रहा है जो हम समझ रहे हैं, उसको हम डिग अप करते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे पास कंटेंट थोड़ा सा कम है, कोई इशू नहीं है। कंटेंट पे हमें कंप्रोमाइज थोड़ा बहुत, हम ऐसा भी नहीं है कि हम कंटेंट 30-40-50% लेके बैठ जाए, नहीं। 80-90% कंटेंट हो। वो 80-90% से मुराद ये कि लेट्स से वो है, ग्लोबल वार्मिंग का ऐसे है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, तो आपको पता है कि यार एग्जैक्ट 4 कॉजेज हैं, लेकिन आपको 2 या 3 याद आ रहे हैं एग्जाम में, कोई इशू नहीं है। चौथी कॉज पर आपसे रह भी जा रही है, कोई इशू नहीं, लेकिन आप क्लियर आप हैं और उसके बेसिस पे आप पूरी आउटलाइन और ऐसे लिख रहे हैं, तो यू आर इन सेफ हैंड्स। अच्छा, अब ये सारी जो बैकग्राउंड हमने डिस्कस कर रहे थे अभी तक, वो सारा इस एक बात के लिए कर रहे थे कि अब तक हमने ये नहीं देखा कि, अच्छा मैं आपको बता ही जा रहा हूँ कि इसकी वजह से टॉपिक सिलेक्शन नहीं करनी है, सिर्फ इस वजह से नहीं करनी, सिर्फ इस वजह से नहीं करनी है। तो आपका सवाल है कि फिर करनी किस बेसिस पे, तो ये है हाउ टू एबल टू अंडरस्टैंड और सिलेक्ट अ टॉपिक, ये है। अब आप इससे पहले ये समझें कि जो भी टॉपिक आप देखें आपके सामने आता है, जो भी टॉपिक आप पढ़ते हैं, उस टॉपिक की बनने की वजह क्या है, हमने ये देखा। असल चीज सारा मुद्दा यहाँ पर है कि एक टॉपिक अगर हमारे सामने आया है तो वो क्यों आया है, वो टॉपिक बना क्यों है। सवाल ये है, ऐसे हर चीज के ऊपर टॉपिक क्यों नहीं बनता, या हर चीज को टॉपिक के उसमें क्राइटेरिया में क्यों नहीं उतर आती। तो इसका मतलब है कि जो टॉपिक बनता है उसके अंदर कुछ स्पेशल होता है, कोई रीजन होगा।
हर दूसरी चीज टॉपिक नहीं बनती है। तो जिसका मतलब है कि जो टॉपिक बन गया उसमें कोई स्पेशल, देयर इज समथिंग स्पेशल अबाउट अ टॉपिक। वो स्पेशल क्या है? वो स्पेशल ये है कि टॉपिक इसलिए बनता है कि कोई सवाल होता है जिसका जवाब चाहिए, या कोई इश्यू होता है जिसका सोल्यूशन चाहिए। ये दो वजह है जिनकी वजह से टॉपिक बनता है, दैट्स इट। हमारे सामने जब भी कोई टॉपिक आएगा तो हमने ये देखना है कि इस टॉपिक के अंदर क्या है, सवाल है कोई जिसकी वजह से टॉपिक बना है, या कोई इश्यू है इसके अंदर जिसको एड्रेस करना चाहता है। ये दो रीजन है। जब तक हम किसी टॉपिक के अंदर उसका अंदर है छुपा हुआ, ये ऐसा नहीं कि बड़ा ऑब्वियस होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट इज हिडन इन द टॉपिक। कमाल ये होता है टॉपिक का, उसके अंदर सवाल होता है लेकिन छुपा हुआ, इश्यू होता है छुपा हुआ। हम उस टॉपिक को सिलेक्ट कर सकते हैं या नहीं करना, डिसाइड इस बेसिस पे होगा कि इस टॉपिक के अंदर जो छुपा हुआ सवाल है या जो इश्यू है उस तक हम पहुंचे। समझ रहे हैं? जब तक हम उस टॉपिक के अंदर हिडन या सीक्रेटेड जो क्वेश्चन है या इश्यू है, जब तक हम उसको हिट नहीं करेंगे, उसको हम अनअर्थ नहीं करेंगे, हम उस टॉपिक को सिलेक्ट नहीं कर सकते। भले से वो हमारे इंटरेस्ट से रिलेटेड हो, भले से वो हमारे बैकग्राउंड से रिलेटेड हो एकेडमिक, और भले से वो हमारे वो कंफर्टेबिलिटी ऑफ जोनरा से रिलेटेड। इट डज नॉट मैटर अनलेस वी आर एबल टू आइडेंटिफाई द हिडन इशू और द क्वेश्चन इन द टॉपिक। हिडन इशू और क्वेश्चन से क्या मुराद है? हिडन इशू और क्वेश्चन से मुराद है, अब ये देखिए पहला टॉपिक, डेमोक्रेसी होप्स एंड हर्डल्स। इसके अंदर सवाल है कि डेमोक्रेसी कैसे फ्लरिश करेगी। सवाल ये है, ये सारी ऊपर की कॉस्मेटिक बातें हैं। डीप डाउन सवाल ये कि डेमोक्रेसी, हाउ डेमोक्रेसी कैन फ्लरिश, उसके अंदर क्या उम्मीदें हैं उसके बारे में, क्या उसके हर्डल्स हैं। डायलेमा ऑफ वाटर क्राइसिस एंड एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान सेल्फ एन इशू। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान के अंदर इश्यूज हैं, ये तो फेस ऑफ इट नजर आ रहा है। कैन वुमेन बी इक्वल टू मेन इन पाकिस्तान, इसके अंदर सवाल है। और एट द सेम टाइम इसके अंदर इशू भी है। इशू ये है कि पाकिस्तान के अंदर वुमेन और मेन इक्वल नहीं है, जिसकी वजह से ये सवाल पूछा गया है। अगर वुमेन एंड मेन इक्वल होते तो इस टॉपिक की जरूरत ही नहीं पेश आती हमें। रिलीजन हैज डन मोर हार्म देन हेल्प टू ह्यूमन रिलेशंस इन द वर्ल्ड। इसके अंदर क्या है? अगेन इशू आ रहा है कि इसका मतलब है कि रिलीजन के नाम पे बड़े वो हो गए, फॉल्ट लाइंस क्रिएट हो चुकी है दुनिया में। रिलीजन की वजह से बड़े वो हो गए, मसले खड़े हो गए। मिस यूज कह लें आप उसका, ओवर यूज कह लें, जो भी कह लें। तो इसका मतलब है कि रिलीजन की वजह से इश्यूज क्रिएट हुए हैं। तो इस इश्यू को हमने एड्रेस करना है कि रिलीजन की वजह से इश्यूज क्रिएट क्यों हुए हैं, जिसकी वजह से ह्यूमन रिलेशंस डिस्टर्ब हुए। मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन। सवाल है, इंसान आजाद तो है लेकिन हर जगह वो चेन में है। क्या है वो ऐसा, कैसे आजाद है, क्यों चेन में? हमें इसको देखना है। What are the hurdles in our way to becoming a truly independent state? जब itself इसने ओपन इतना क्लियरली पूछा कि इसके अंदर इशू, हमने इस इशू की बात करना है कि पाकिस्तान अभी तक ट्रूली इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं है। क्यों नहीं, इसको हमने बात करनी है। जब आप इस तरह बात करेंगे तो ऑटोमेटिकली टॉपिक आपका कैटर हो जाता है। इट्स नॉट कि हमने टॉपिक को ही बैठ के तोड़ना है मोड़ना है, वो बात की कहानी है। पहले हमने देखा कि जो अभी लास्ट हमने डिस्कस किया टॉपिक की, what are the hurdles in our way to become a truly independent state। फौरन आपके जहन में ये चीज आनी चाहिए, इसका मतलब टॉपिक इसलिए बना है कि वी आर नॉट ए ट्रूली इंडिपेंडेंट स्टेट एज ऑफ नाउ। तभी तो ये टॉपिक बना है। क्यों नहीं है हम ट्रूली इंडिपेंडेंट स्टेट, हम उस पर बात करेंगे। एक मिनट, मेरे बच्चे जी सर। तो पाकिस्तान एक फुल इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं है। किसी के जहन में ये बात आ गई है ना, किसी ने ये डिस्कस हुआ है कि माशरे में इसके ऊपर आर्टिकल्स लिखे होंगे, लोगों ने टॉक्स की होंगी, ये इशू सामने आ गया है, तो फिर एग्जामिनर ने इसके ऊपर टॉपिक बना दिया कि क्या है वजूहत कि हम अभी तक फुल इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं है।
तो हमने इश्यू आइडेंटिफाई किया, उसके बाद हमने काम करना। तो इन शॉर्ट जो भी टॉपिक हमारे सामने आता है उसके अंदर सवाल है या इश्यू है, हमने इसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। उसको देखने क्यों बना है टॉपिक, क्यों बना है वाई, इस वाई को लेके चलिए ये टॉपिक बना क्यों है। जब बार बार आप ये टॉपिक्स के ऊपर, अब ये जब भी आप किसी टॉपिक को देखेंगे ना, उसको आपकी आदत अपनी छोड़नी है कि उसको देख के इग्नोर किया या उसको देख के सरसरी उसको देख के छोड़ दिया, नहीं। जो भी मुश्किल हो आसान उस टॉपिक को ये आदत डालें अपने अंदर, उसको डिग अप करें, उसको डाइसिफर करने की कोशिश करें कि अरे टॉपिक बना क्यों है। कोई वजह तो होगी ना, अभी हम जो डिस्कस किए ऐसे तो क्यों नहीं बना कोई टॉपिक। कोई लेट से K2 की चोटी के ऊपर कोई टॉपिक आज तक क्यों नहीं बना। इट्स नॉट ऑफ आवर कंसर्न, इट्स नॉट ऑफ एनीबॉडीज कंसर्न कि उसकी जो वो टॉप है K2 का वो किस तरह का है, किस एंगल से क्यों है। नोबडी इज बॉदर्ड अबाउट इट एंड राइटली सो। तो इसका मतलब ये है कि टॉपिक उसी चीज पे बनता है जिसमें somebody, someone, a nation, a country is bothered. Why? Because there is an issue lying there, there is a question lying there. ये हमारा सारा सारा मुद्दा इधर फंस जाता है आके, कि हमने ये निकालना है कि ऐसे के अंदर जो छुपा हुआ टॉपिक है, ऐसे के टॉपिक के अंदर क्वेश्चन है, सवाल है या इश्यू है, इसको हमने निकालना है। और ये डिफरेंट टॉपिक्स आप जब करते जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर स्किल आती है कि आप उसको उस नजर से देखना शुरू करते हैं। उसको करने के लिए क्या करना होता है, फोकस ऑन ईच एंड एवरी एंगल। यही हमने देखना होता है, इस टॉपिक के हर एंगल के ऊपर हमने देखना है कि क्या बात हो रही है, किस एंगल पे क्या ये टॉपिक कह रहा है, क्या नजर आ रहा है। जब हर एंगल से देखते हैं तो फिर आप ये इस नतीजे में पहुंचते हैं कि इसका अच्छा ये क्या किस चीज को बेस करता है। मेक श्योर यू नो द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ द टॉपिक। इस सिंपल आसान सी बात है कि ऐसा टॉपिक हम सोच भी नहीं सकते सिलेक्ट करने का जिसके अंदर कोई ऐसा लफ्ज हो, वर्ड हो जिसके हमें एग्जैक्ट मीनिंग ना आए, ना आई हो, ना हमें ना आती हो, नहीं। एंड मेक श्योर यू आर नॉट कंफ्यूज अबाउट एनीथिंग मेंशन्ड इन द टॉपिक। सिमिलरली हमने मेक श्योर करना है कि हमने टॉपिक के बारे में किसी चीज, किसी वर्ड या किसी भी सेंस में कंफ्यूज कुछ ना हो। जो हमें टॉपिक कह रहा है हमें उसी तरह समझ है, तब हम उसको कर सकते हैं। उसके बाद है एग्जाम्पल ये। अच्छा, क्विकली सीपेक इंपॉर्टेंस फॉर द रीजन एंड द वर्ल्ड। अब ये टॉपिक देखने बड़ा आसान है, सीपेक इतना कॉमन टॉपिक है, रीजन इंपॉर्टेंस, लेकिन इसके अंदर देखें कि जो सवाल है वो ये है कि सीपेक का ग्लोबली क्या इम्पैक्ट आ रहा है। दैट इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ सीपेक, इसके ऊपर हमें देखना है। जो भी बच्चे हम तैयारी करते हैं, स्पेशली मैं अपनी बात करूं तो हमने तो रीजन फोकस किया होता है, लेकिन ये इक्वली द वर्ल्ड के ऊपर, द वर्ल्ड मतलब अब इस टॉपिक की डिवीजन क्या होगी। सीपेक नंबर 1 इंपॉर्टेंस ऑफ सीपेक की हम जनरल बात करेंगे, सीपेक है क्या, क्या इसके अंदर चीजें। नंबर 2 इंपॉर्टेंस फॉर रीजन, रीजन से बड़ा पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, ये सारे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, मिडिल ईस्ट, ईरान, ये सारे इनको क्या इम्पैक्ट आएगा रीजन को इन द वर्ल्ड। अपन वर्ल्ड के बारे में पता होना चाहिए। सीपेक, हाउ वुड सीपेक वुड इम्पैक्ट द यूरोप, how would CPEC would impact the Latin America, the North America, ये सारे स्पेन, ये सारे अफ्रीका, वो तो न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज वो बैठे हुए हैं, उनकी कैसे करेगा। तो इसका मतलब हमें सारा पता होगा तो फिर हम ये टॉपिक कर सकते हैं। अच्छा, फाइनल चीज बस क्विकली, ये 1 मिनट रह गया, एंड हो जाएगा। हमने अपनी इस पूरी राइटिंग में कभी भी फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन प्रोनाउन यूज नहीं करना है, आई मी आवर, ये नहीं, हमेशा थर्ड फॉर्म होगा। हमने कभी ये शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करने, डिडंट, कुडंट, शुडंट नहीं। और हमने कभी स्वीपिंग स्टेटमेंट्स नहीं करनी। ये एक जनरल रूल्स है जो आपको थ्रू आउट हमें एकेडमिक हमारी राइटिंग में काम आएंगी। ये 3 चीजें, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन प्रोनाउन यूज नहीं करेंगे, कॉन्ट्रैक्शंस यूज नहीं करेंगे, और स्वीपिंग स्टेटमेंट्स। स्वीपिंग स्टेटमेंट्स मतलब ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आर करप्ट, ऐसा नहीं है, ऑल पॉलिटिशियंस आर करप्ट, नहीं। जो भी हम बात करेंगे रीजन बेस्ड बात करेंगे। अच्छा, this is the end of this lecture.